रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद मिलकर होगी सबकी जीत। सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद मिलकर होगी सबकी जीत। सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक। मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी। सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो नीड्स 89.6। सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6। सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो नीड्स 89.6। सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6। सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। मिलेगी मदद हर एक बार। मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे विकी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकार की रक्षा से जुड़ा, और वो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और इसकी जिला एवं राज्य स्तर पर भूमिका। क्या आप जानते हैं कि CWC हर जिले और राज्य में कार्यरत होती है, ताकि किसी भी संकट में फंसे बच्चों को न्याय और सुरक्षा मिल सके। आइए जानते हैं कि CWC की जिले में क्या भूमिका होती है। हर जिले में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी काम करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें उचित संरक्षण दिलाना है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि जिले में CWC की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। पहला है जरूरतमंद बच्चों की पहचान, यानी अनाथ, लावारिस, शोषित, तस्करी के शिकार या हिंसा से प्रभावित बच्चों की देखभाल। अगला है पुनरावास और संरक्षण, यानी आश्रय गृह में बच्चों को भेजना और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की व्यवस्था करना। अगला है कानूनी सहायता, यानी बच्चों से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना। अगला है समाज में जागरूकता,
यानी बाल अधिकारों के बारे में लोगों को शिक्षित करना और उन्हें इस दिशा में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना। आज हम जानेंगे राज्य स्तर पर CWC की क्या भूमिका है। तो राज्य स्तर पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का कार्य अधिक व्यापक और नीति निर्माण से जुड़ा होता है। जैसे सभी जिलों की CWC की निगरानी करना, यानी यह सुनिश्चित करना कि हर जिले में CWC प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है। अगला है नीतियाँ और योजनाएं बनाना, यानी बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों और योजनाओं को लागू करना और उनमें सुधार करना। अगला है फंडिंग और संसाधन उपलब्ध कराना, यानी आश्रय गृह, पुनर्वास केंद्रों और हेल्पलाइन सेवाओं के लिए आवश्यक वित्तीय और प्रशासनिक सहायता देना। अगला है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर्सनल की मॉनिटरिंग, यानी यह देखना कि संकट में फंसे बच्चों को सही समय पर मदद मिल रही है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम क्या कर सकते हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं आरजे मेधा, जो हमें इस कमेटी की कार्य प्रणाली और हमारी जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करेगी। तो बने रहिए हमारे साथ रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की के साथ, और सुनते रहिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जिला एवं राज्य स्तर की इसकी भूमिका। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की विद योर होस्ट एंड दोस्त मेधा। स्वागत है आपका आज की इस खास शैक्षिक श्रृंखला में। हर सवाल का जवाब, हर बात समझाने का नया अंदाज। यहाँ हम उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं। यहाँ ज्ञान केवल किताबी नहीं होता, बल्कि ऐसा जो आपको हर दिन कुछ नया सोचने पर मजबूर कर दे और अपने आसपास होने वाली किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आपको सशक्त बनाए। यह है एपिसोड 9 और आज का विषय है भारत में बाल कल्याण योजनाएं, राज्य और जिला स्तर पर एक व्यापक अवलोकन। तो भारत अपनी विशाल और विविध जनसंख्या के साथ बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने में कई चुनौतियों का सामना करता है। यह समझते हुए कि बच्चे राष्ट्र का भविष्य की नींव हैं, सरकार ने बाल कल्याण की विभिन्न योजनाओं का एक बहु स्तरीय ढांचा तैयार किया है। यह योजनाएं पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास जैसे विभिन्न पहलुओं को कवर करता है। यह शोध पत्र भारत में बाल कल्याण योजनाओं की जटिल संरचना का विश्लेषण करता है, विशेष रूप से राज्य और जिला स्तर पर उनके कार्यान्वयन, चुनौतियों और संभावित सुधार क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। आज के विषय को शुरू करने से पहले अगर आपको इसके जुड़े सारे पहलुओं पर डिटेल में जानना है तो हमारे बाकी एपिसोड्स को जरूर सुनें। हमने बाल कल्याण से जुड़े प्रत्येक पहलू को क्रमबद्ध तरीके से और विस्तार में कवर किया है। हमारे इन एपिसोड में विशेषज्ञों की राय, जमीनी हकीकत, सरकारी योजनाओं का विश्लेषण तथा प्रेरणादायक कहानियां शामिल हैं, जो आपको इस मुद्दे को बेहतर ढंग से समझने और इसके समाधान में योगदान देने में मदद करेगी। सुनिश्चित करें कि आप जागरूक रहे, जागरूकता फैलाएं और इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य के लिए बच्चों की भलाई हमारी प्राथमिकता ही होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं भारत के बाल कल्याण की संवैधानिक और कानूनी रूपरेखा के बारे में। भारत में बाल कल्याण की नींव संविधान में निहित है, जो सभी बच्चों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यह कुछ इस प्रकार है। पहला, अनुच्छेद 24, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या अन्य खतरनाक व्यवसायों में काम करने से रोकता है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 39, राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि बच्चों का शोषण ना हो और उन्हें स्वस्थ विकास के लिए उचित अवसर और सुविधाएं मिले। फिर है आपका अनुच्छेद 39F, 6 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है। इन संवैधानिक प्रावधानों को और मजबूत करने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जिस पर हमने एपिसोड्स ऑलरेडी बना दिया है, पर उनके बारे में जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, बाल न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015, जो कानून उन बच्चों के पुनर्वास और पुनः एकीकरण पर जोर देता है जो देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता में है या कानून का उल्लंघन करने की स्थिति में है।
दूसरा, बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कुछ व्यवसायों में काम करने से रोकता है और 14 से 18 वर्ष के किशोरों के रोजगार को नियंत्रित करता है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो एक्ट 2012 बाल यौन शोषण और उत्पीड़न से संबंधित अपराधों के लिए सख्त दंड और पीड़ितों को सहायता सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान करता है। आखिर में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। अब हम आज के विषय के पहले पड़ाव पे पहुंचते हैं, जो है राष्ट्र स्तर की बाल कल्याण योजनाएं और उनका विकेंद्रीकरण। केंद्र सरकार बाल कल्याण योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और राज्यों और जिलों को उनके कार्यान्वयन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। कुछ प्रमुख राष्ट्र योजनाएं ऐसी हैं। पहला, एकीकृत बाल विकास सेवा यानी ICDS। ये भारत की सबसे प्रमुख बाल योजना है जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को कई सेवाएं प्रदान करती है। इसमें पूरक पोषण, टीकाकरण, प्री स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाएं शामिल हैं। इस योजना के कार्यान्वयन में आंगनवाड़ी केंद्रों, जिसके बारे में आपने सुना होगा, AWCs की महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा है आपका मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे स्कील। इस योजना के तहत सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क दोपहर का भोजन प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना और स्कूल में उपस्थिति दर को बढ़ाना है। यह योजना सामाजिक समानता को भी बढ़ावा देती है क्योंकि यह सभी पृष्ठभूमि के बच्चों को समान अवसर प्रदान करती है। फिर है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM। इसके अंतर्गत कई बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आते हैं जिसमें टीकाकरण, बाल उत्तरजीविता और विकास कार्यक्रम तथा मातृ स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। फिर है मिशन वात्सल्य, जिस पर ऑलरेडी एक एपिसोड बना हुआ है। यह मिशन विभिन्न बाल संरक्षण योजनाओं को एकीकृत करता है और बच्चों के लिए एक सुरक्षित और पोषित वातावरण प्रदान करने पर केंद्रित है। यह पारिवारिक देखभाल को प्रोत्साहित करता है और बाल संरक्षण तंत्र को मजबूत बनाता है। फिर है किशोरी बालिका योजना SAG। यह योजना 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को जीवन कौशल शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सहायता तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है। तो मैंने जिन भी योजनाओं का नाम लिया वह कुछ अहम पहलुओं पर केंद्रित है। आइए उसे समझते हैं। कुछ राज्यों में सड़क पर रहने वाले बच्चे, दिव्यांग बच्चे, कानून से टकराव में आए बच्चे और प्रवासी श्रमिकों को बच्चों के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाती है। क्षेत्रीय असमानताएं, जैसे पिछड़े क्षेत्रों के विकास और वहां के बच्चों तक सेवा की समान पहुंच सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाता है। राज्य स्तर योजनाएं स्थानीय सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं को अपनाकर अधिक प्रभावी बनती है एवं कुछ राज्यों में बाल कल्याण में नए तरीके को आजमाया जाता है जो सफल होने पर राष्ट्र स्तर पर लागू किया जाता है। इसके कई उदाहरण पूरे देश में हैं, जिसके बारे में आप जान सकते हैं। पहला है तमिलनाडु का पोषण आहार कार्यक्रम। यह स्कूलों में बच्चों को मुफ्त पौष्टिक भोजन प्रदान करता है और कुपोषण को कम करने तथा स्कूल नामांकन बढ़ाने में सहायक रहा है। दूसरा है आपका केरल का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कल्याण कोष। यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक लाभ प्रदान करता है जो एकीकृत बाल विकास सेवाओं, जिसको मैंने पहले भी कहा था, ICDS के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा आपका महाराष्ट्र की बाल सखा योजना। यह 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाले परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है, जिसका उद्देश्य गरीबी कम करना और बाल कल्याण को बढ़ावा देना है। अब हम जानते हैं जिला स्तर पर प्रमुख संस्थाएं और उनकी भूमिकाएं को। बाल कल्याण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन योजनाओं के निष्पादन, समन्वय और निगरानी की जिम्मेदारी जिला स्तर पर होती है। इसमें आता है सबसे पहले जिला बाल संरक्षण इकाई DCPU। यह बाल संरक्षण सेवाओं को लागू करने, किशोर न्याय अधिनियम और मिशन वात्सल्य को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है आपका बाल कल्याण समिति CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों की देखरेख करता है। फिर है आपका जिला प्रशासन, जो कि जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर विभिन्न विभागों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अगर हम चर्चा करें पंचायती राज संस्थाएं यानी PRIs और शहरी स्थानीय निकाय की, तो यह बाल कल्याण योजनाओं की जमीनी स्तर पर योजना बनाने और कार्यान्वयन में सहायता करती है। आखिरकार आता है आपका NGOs यानी गैर सरकारी संगठन। ये सरकारी प्रयासों को पूरक बनाते हैं और हाशिए पर मौजूद समुदायों तक सेवाएं पहुंचाने की सहायता करते हैं। जिला स्तर पर सफल बाल कल्याण पहल के काफी उदाहरण हैं।
पहला, मजबूत नेतृत्व। जिला स्तर पर सक्रिय और प्रतिबद्ध नेतृत्व वाले बाल कल्याण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। योजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में समुदाय को शामिल करना उन्हें अधिक प्रभावी और टिकाऊ बनाता है। तकनीकी नवाचार और नवीन दृष्टिकोण सेवा वितरण और पहुंच को सुधार सकते हैं एवं विभिन्न बाल कल्याण योजनाओं और सेवाओं का एकीकरण उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाता है। अभी तक इस भूमिका में हमने सारे योजनाओं के बारे में जाना जो राष्ट्रीय और जिले स्तर पर हैं। हमने इनकी भूमिका भी जानी कि कैसे कई संस्थाएं, चाहे वो गैर सरकारी हो या सरकारी, इसके कार्यान्वयन में लगी हुई हैं। अब हम इन राष्ट्र स्तर की योजनाओं को विस्तार से देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS। यह एक व्यापक कार्यक्रम है जो 6 वर्ष के कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को लक्षित कराता है। इसका उद्देश्य कुपोषण को दूर करना, स्वास्थ्य में सुधार करना और प्रारंभिक बचपन के विकास को बढ़ावा देना है। इसके 6 प्रमुख घटक हैं। पहला, पूरक पोषण। आंगनवाड़ी केंद्रों AWCs में बच्चों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना, जिससे कैलोरी और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर किया जा सकता है। दूसरा, टीकाकरण। बच्चों को रोकथाम योग्य बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का संचालन करना। तीसरा, आपकी प्राथमिक शिक्षा। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में पूर्व विद्यालय शिक्षा प्रदान करना, जिससे उन्हें औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार किया जा सकता है। बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच कराना, जिससे उनके विकास की निगरानी की जा सके और किसी भी स्वास्थ्य समस्या का समय पर पता लगाया जा सके। किसी भी स्वास्थ्य समस्या से ग्रसित बच्चों को विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए, और आखिर में माता पिता और परिवारों को शिशु देखभाल, पोषण और स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करना। चर्चाएं आगे जारी रहेंगी, तब तक आप बनी रहे हमारे साथ रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। हमारे देश ने देखा है साल दर साल आंगनवाड़ियों को अपनी हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए स्वस्थ भोजन और जीवन शैली का संदेश जन जन तक पहुंचाते हुए हजारों माओं और बच्चों के जीवन का हिस्सा बनते हुए, और अब इन्हीं आंगनवाड़ियों की बढ़ने जा रही है प्रधानमंत्री जी के कुपोषण मुक्त भारत के विजन में भागीदारी। क्योंकि भारत सरकार की पहल पर अब 2 लाख आंगनवाड़ियां बनने जा रही हैं सक्षम आंगनवाड़ी। उद्देश्य एक ही है, देश के हर बच्चे, किशोरी, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को सुपोषित बनाना, जिसके लिए इन आंगनवाड़ियों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जहां पर बच्चे अब LED स्क्रीन, इंटरनेट और डिजिटल तरीकों से शिक्षा पाएंगे, जहां बच्चों की क्रिएटिविटी और लर्निंग को और ज्यादा निखारने के लिए नए नए खिलौने, किताबें, पेंटिंग और नए DIY किट्स होंगे। जब से LED लगा है, बच्चे शौक से पढ़ते हैं, हमें भी आसानी होती है उनको पढ़ाने में। जहां पर पानी से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए होंगे वाटर प्योरीफायर, जहां पर होगी हरी सब्जियों, फलों और औषधीय पौधे से सजी पोषण वाटिकाएं, साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे जल संरक्षण के उपाय भी। मुझे खुशी है कि आप सभी देश की नींव को, देश के भविष्य को मजबूत करने में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। बच्चे जो हैं दिन भर चाहते हैं कि आंगनबाड़ी में रहे, बच्चे जाके एक्टिविटी अपना दिखाते हैं। आज हमने राष्ट्रीय गीत सीखा, गेम देखे। खेत से मिट्टी ला करके गोल गोल कर रहा है, कभी कोई चीज का चित्र बना रहा है, अपना चित्र बना रहा है, बोलता है मम्मी बना रहे हैं, तो ये पापा गोल गोल सिर्फ बना करके ऐसे ऐसे करके कहता पापा है मम्मी। अब तक हम देश भर में 11,000 से अधिक आंगनवाड़ियों को सक्षम बना चुके हैं। ये एक मॉडल है। सोचिए, जब देश में लाखों सक्षम आंगनवाड़ियां होंगी, तब हमारे बच्चों की सेहत और सोच
कितनी मजबूत होगी और हमारा देश विकसित भारत की ओर तेजी से चल पड़ेगा। सक्षम आंगनवाड़ी, बेहतर कल की जिम्मेदारी। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुनी बातें काम की, और मैं हूं आपकी आरजे मेधा। आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूं हमारे खास श्रृंखला में, हर सवाल का जवाब, हर बात समझाने का नया अंदाज, जहां हम आसान भाषा में बड़ी और ज़रूरी बातें आप तक पहुंचाते हैं। यह हो गए ICDS के पहलू। अब हम बात करते हैं PM पोषण योजना के बारे में, यानी मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील्स की। यह योजना सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराती है। इसके मुख्य उद्देश्य पोषण स्तर में सुधार करना है, नामांकन और उपस्थिति बढ़ाना है और सामाजिक समता लाना है। तीसरा जो मैंने आपको बताया था वो था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM बाल स्वास्थ्य घटक। NHM के तहत विभिन्न बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिनमें यह सब शामिल है: नवजात और बाल्यावस्था रोगों को समेकित प्रबंधन IMNCI, आम बचपन की बीमारियों का प्रभावी प्रबंधन करके शिशु मृत्यु दूर करने को काम करना। दूसरा, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP, बच्चों को कई गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए एक व्यापक टीकाकरण सेवा प्रदान करना। तीसरा, RBSK, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसमें जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य जांच और प्रारंभिक हस्तक्षेप प्रदान करना, जिसमें जन्म दोष, पोषण संबंधी कमियां, बीमारियां और विकास में देरी 4Ds की पहचान करना शामिल है। चौथा है आपका जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं को निःशुल्क और नकद रहित सेवाएं प्रदान करना। चौथा महत्वपूर्ण योजना है मिशन वात्सल्य। यह मिशन विभिन्न बाल संरक्षण योजनाओं को एकीकृत करता है और निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। पहला, बाल देखभाल संस्थाएं यानी CCIS, अनाथ, परित्यक्त और कठिन परिस्थितियों में रहे बच्चों के लिए देखभाल और संरक्षण सेवाएं प्रदान करना। इन योजना में बाल गृह, विशेष देखभाल केंद्र और फॉस्टर केयर जैसी पारिवारिक देखभाल को बढ़ावा दिया जाता है। किशोर न्याय अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना, जिसमें बाल कल्याण समितियां, CWCs, किशोर न्याय बोर्ड, JJBs, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अवलोकन गृह शामिल है। संकट में फंसे बच्चों को त्वरित सहायता प्रदान करना, जैसे कि चाइल्ड हेल्पलाइन सेवाएं, बाल तस्करी को रोकने और पीड़ित बच्चों को बचाने और पुनर्वासित करने के लिए प्रभावी उपाय लागू करना, एवं अनाथ और परित्यक्त बच्चों को स्थायी परिवार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोद लेने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना। अब हम करते हैं बात किशोरियों के लिए योजना SAG के बारे में। यह योजना 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल है उनकी जीवन कौशल की शिक्षा और स्वास्थ्य और पोषण की सहायता, स्वास्थ्य जांच, पोषण संबंधी पूरक आहार और प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी प्रदान करता है। तीसरा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, लड़कियों को रोजगार योग्यता बढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण पहले ही दिया था तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र के कई अन्य योजनाओं के बारे में, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में, DCPCR की पहल। दिल्ली में मिशन मुस्कान जैसी योजनाएं संचालित की जाती हैं, जो गुमशुदा बच्चों को खोजने और सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए कार्यक्रम चलाने पर केंद्रित है। अब हम आ जाते हैं जिला स्तर पर इन योजनाओं को लागू करने के लिए जो विभिन्न निकायों का समन्वय है। पहला, जिला बाल संरक्षण इकाई DCPU। इस पर भी एक और एपिसोड है जो इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके कार्यान्वयन के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा करेगा। यह एक समर्पित निकाय है जो जिले में बाल संरक्षण सेवाओं को लागू करने, किशोर न्याय अधिनियम और मिशन वात्सल्य के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। दूसरा, आपका बाल कल्याण समिति, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर भी है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से जुड़े मामलों को संभालता है और उनके अधिकारों की रक्षा करता है। तीसरा, आपके आगे जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, जो बाल कल्याण योजनाओं को लागू करते हैं, संसाधनों के आवंटन करते हैं और विभिन्न विभागों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आखिर में है आपके पंचायती राज संस्थाएं और शहरी स्थानीय निकाय यानी ULBs, जो कि इस पहल में अपना अहम योगदान देती है। अब क्योंकि हम झारखंड में हैं, तो हमें यह भी जानना चाहिए कि झारखंड में राष्ट्रीय योजनाएं कितनी अत्यधिक प्रासंगिक हैं। हालांकि उसके भी कार्यान्वयन और प्रभाव में अंतर हो सकता है, पर हमें यह जानना चाहिए कि झारखंड के स्तर पर कौन सी योजनाएं काफी बड़े स्तर पर चल रही है। पहला आपका आया ICDS,
दूसरा है मिड डे मील, तीसरा है NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन और चौथा है मिशन वात्सल्य। कई बार झारखंड के लिए सुझाव भी आते हैं कि अलग प्रकार के योजनाएं वहां पे लागू करें, जैसे आदिवासी बच्चों के लिए योजनाएं, क्योंकि झारखंड में बड़ी आदिवासी आबादी है और कुछ योजनाएं इन समुदायों के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सांस्कृतिक संरक्षण की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई है। झारखंड में क्योंकि बड़ी आदिवासी आबादी है, आदिवासी बच्चों के लिए कुछ योजनाएं बन सकती हैं। कानूनी संघर्ष में जो बच्चे हैं उनके लिए भी कोई अलग किशोर न्याय प्रणाली भी हो सकती है। ऐसे सुझाव कुछ झारखंड सरकार को आते रहते हैं। एवं विशिष्ट कमजोरियों को दूर करने के लिए वाली योजनाएं, जैसे झारखंड में खनन और अन्य स्थायी उद्योगों से प्रभावित बच्चों या राज्य में व्यापक विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए विशेष योजनाएं लागू हो सकती है। जो झारखंड में जिला स्तर पर कार्यान्वयन में लगे हुए हैं वो राष्ट्र स्तर पर भी हैं, जिसमें आता है DCPU, CWC यानी बाल कल्याण समिति, जिला प्रशासन, पंचायती राज संस्थाएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। पर झारखंड के संदर्भ में बाल कल्याण काफी चुनौतियां हैं। गरीबी, आदिवासी समुदाय, बुनियादी ढांचे की कमी, जागरूकता की कमी और बाल तस्करी एवं बाल श्रम। इन सारे पहलुओं पर काम तो किया जा रहा है, परंतु जागरूकता हमें ही लानी होगी। इसके पहले कि हम राष्ट्र और जिले स्तर की चुनौतियों पर जाए, हमें यह भी जानना चाहिए कि झारखंड में अधिक जानकारी के लिए काफी संसाधन है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है, पहला है झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग JSC-PCR, झारखंड में बाल अधिकारों और कल्याण से संबंधित जानकारी का प्रमुख स्रोत है। दूसरा है आपका झारखंड सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग, राज्य में बाल कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। जिला प्रशासन की वेबसाइट है, विभिन्न जिलों में चल रही स्थानीय पहल की जानकारी के लिए उपयोगी हो सकता है। और झारखंड में कार्यरत गैर सारी संगठन, जिसमें नीड्स भी आता है, जो संगठन बाल कल्याण के क्षेत्र में सक्रिय है और मूल्यवान जानकारी प्रदान कर सकती है। क्योंकि एपिसोड छोटा है तो हम इसमें विस्तार पर चर्चा नहीं कर सकते, पर आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि आप इन वेबसाइट पर जाएं और उसके बारे में और जानें और इन योजनाओं का फायदा उठाएं। समय है एक ब्रेक का। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि राज्य और जिले स्तर पर आंकड़ों को भी देखेंगे, जिससे हमें समझ आएगा कि कैसे यह योजनाएं कौन से क्षेत्रों में काम कर रही है। हम कुछ स्टेट्स के मॉडल को भी देखेंगे ताकि हम उससे समझ सके कि कैसे हम इन योजनाओं के कार्यान्वयन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। कुदरत जहां कदम कदम पर मुस्कुरा रही है, वहीं आज महिलाओं की खुशियां छा रही हैं। झारखंड का चतरा जिला अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। पहाड़ियों से घिरे चतरा जिले में एक ओर मंदिरों की पावन गूंज है, तो वहीं महानद नदी का सुकून भी है। यहाँ कोने कोने में महिलाओं की खुशियां खनक रही हैं। ये सब केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कारण ही हो पाया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केंद्र सरकार की बहुत ही लाभकारी योजना है। इस योजना का लाभ क्षेत्र के प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रथम गर्भवती जो है उन्हें नामांकित कर दिया जा रहा है।
रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। वापस से आपका स्वागत करती हूँ ब्रेक के बाद। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त मेधा के साथ। जैसे ब्रेक के पहले मैंने बताया कि मैं अब जरा आंकड़ों पर चर्चा करूंगी, चलिए उसे देख लेते हैं। हमें ये पता है कि भारत दुनिया में सबसे बड़ी बाल जनसंख्या वाला देश है, जहां लगभग 440 मिलियन बच्चे रहते हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 40% हिस्सा है। इस विशाल संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विभिन्न योजनाएं शुरू की है, जिसके बारे में मैंने आपको ब्रेक से पहले ही बताया। मिशन वात्सल्य, समग्र शिक्षा अभियान, पॉक्सो एक्ट, मिड डे मील स्कीम, बाल श्रम आदि। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद बाल श्रम, कुपोषण, शोषण और शिक्षा की कमी जैसी समस्याएं बनी हुई है। तो ये क्यों है? अगर हम बात करें बाल श्रम और तस्करी की, तो भारत में 10.1 मिलियन यानी 1 करोड़ बच्चे बाल श्रम में संलग्नित हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हर साल 1 साल से अधिक बच्चे मानव तस्करी का शिकार होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और इवन झारखंड सबसे अधिक बाल तस्करी से प्रभावित राज्य है। अगर मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं, 12 वर्षीय आरती बिहार से थी। वह नौकरी के बहाने दिल्ली गई, लेकिन उसे घरेलू नौकर बना दिया गया। बचाव के बाद वह अब स्कूल जा रही है और एक एनजीओ की मदद से अपने जीवन का पुनर्निर्माण कर रही है। पर यह जरूरी नहीं है कि आरती जैसे बाकी जो बच्चे हैं उनकी मदद पर एनजीओज आए। भारत में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर 95% है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा में आते आते घटकर यह सिर्फ 68% हो जाता है। लगभग 3 करोड़ बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, जिनमें से अधिकतर लड़कियां हैं। यह ज्यादा देखा जाता है राजस्थान में, जिसमें एक पिंकी नाम की लड़की थी, जिसने परिवार के दबाव के कारण 8वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया। नाम तो काल्पनिक है क्योंकि हम उस बच्चे के बारे में बता नहीं सकते हैं, परंतु यह घटनाएं वहां पे घटती रहती है। कुपोषण और स्वास्थ्य के भी आंकड़े कुछ अच्छे नहीं है। 50% से अधिक लड़कियां ही अनीमिया से पीड़ित हैं और 35 बच्चे कुपोषित हैं। 10 लाख बच्चे हर साल 5 वर्ष की आयु से पहले कुपोषित के कारण मर जाते हैं। इसका समाधान क्या है? हम क्या कर सकते हैं? पहला तो शिक्षा में सुधार हो सकता है। स्कूलों में आधारभूत संरचना में सुधार किया जाना चाहिए। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। दूसरा, बाल श्रम और तस्करी को रोकने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक गांव में निगरानी समितियां बनाई जानी चाहिए। पुलिस और स्थानीय प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। और तीसरा, स्वास्थ्य एवं पोषण सुधार। मिड डे मील योजना की गुणवत्ता बढ़ाई जानी चाहिए। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए बेहतर पोषण योजनाएं लागू की जानी चाहिए और टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जांच कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए। इसी के अंतर्गत हमारे भारत में काफी ऐसे क्षेत्र हैं जो कि सफल उदाहरण दे रहे हैं और एक प्रेरणादायक मॉडल बन रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला आता है केरल मॉडल। केरल ने 100% साक्षरता प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे राज्य में बाल मृत्यु दर सबसे कम है। अगर हम बात करें बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की सफलता की, तो हरियाणा में इस योजना के तहत लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे लिंगानुपात में सुधार और लड़कियों की शिक्षा दर बढ़ी। महाराष्ट्र का बाल संजीवनी अभियान भी कुछ कम नहीं। यह अभियान कुपोषण से लड़ने के लिए चलाया गया था, जिससे कई जिलों में कुपोषित दर 30% तक कम हुई। तो भारत में बाल कल्याण योजनाओं की सफलता इस पर भी निर्भर करती है कि वह कितनी प्रभावी ढंग से लागू की जाती है और उनका सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। हालांकि सरकार और विभिन्न संगठनों ने सराहनीय कार्य किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और अब क्योंकि आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या भूमिका होती है? हम जो आम जनता हैं, हम इसमें कैसे अपनी भूमिका निभा सकते हैं? तो हमें ये समझना चाहिए कि आम जनता बच्चों के अनुकूल माहौल बनाने और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने में सबसे महत्वपूर्ण स्थान निभाते हैं। हम जागरूकता बढ़ा सकते हैं, लोगों को बाल अधिकार और बाल संरक्षण के महत्व के बारे में बता सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, उन्हें सतर्क रख सकते हैं और बाल शोषण, उपेक्षा या शोषण या किसी भी मामले को उचित अधिकारियों को रिपोर्ट कर सकते हैं। हम सामुदायिक समर्थन दे सकते हैं, जिसमें हम परिवारों और जरूरतमंद बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। हम सामाजिक मानदंडों को चुनौती दे सकते हैं जो बच्चों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जैसे बाल विवाह या बाल श्रम। यदि कोई पड़ोसी देखता है कि किसी बच्चे घरेलू हिंसा किया जा रहा है, तो उसे पुलिस या बाल हेल्पलाइन नंबर को जरूर रिपोर्ट करें। इसके साथ साथ कुछ छात्र भी हो सकते हैं जो कि बच्चे स्वयं हैं। आप इसमें कैसे मदद कर सकते हो?
आप अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी रखिए, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, संरक्षण और भागीदारी का अधिकार भी शामिल होना चाहिए। आपको आवाज उठानी चाहिए और एक सच्चा भागीदार बनना चाहिए। बच्चों को उपलब्ध सहायता प्रणालियों और जरूरत पड़ने पर मदद कैसे प्राप्त करें, इसकी जानकारी होनी चाहिए और संकट से निपटने की क्षमता भी होनी चाहिए। जीवन कौशल विकसित यानी सेल्फ डिफेंस करने से बच्चों को चुनौतियों का सामना करने और विपरीत परिस्थितियों से उबरने में मदद मिलती है। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी छात्र को स्कूल में धमकाया जाता है तो उसे शिक्षक या परामर्शदाता को इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। तो इससे हमने ये जाना कि प्रभावी बाल कल्याण के लिए शिक्षकों, कर्मचारियों, आम जनता और स्वयं बच्चों सहित सभी हितधारकों के बीच सहयोग आवश्यक है। सभी कार्यों और निर्णयों को बच्चों के सर्वोत्तम हितों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। शिक्षा और जागरूकता अभियानों जैसे निवारक उपायों में निवेश करना बाल संवेदनशीलता के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण है एवं बाल कल्याण प्रणाली का लगातार मूल्यांकन और सुधार किया जाना चाहिए ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि यह सभी बच्चों की जरूरतों को पूरी कर रही है। कुछ और भी सुझाव हैं इस बाल प्रणाली को मजबूत करने के लिए। सरकार को बाल कल्याण योजनाओं के लिए राज्य और जिले स्तर पर पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन आवंटित करने की आवश्यकता है। बाल कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल कर्मियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में निवेश करना आवश्यक है एवं प्रगति को ट्रैक करना, सुधार के लिए मजबूत निगरानी तंत्र विकसित करना बहुत ही आवश्यक है। योजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है, जिससे उसकी स्थिरता और प्रभावशीलता बढ़े। इसके साथ ही साथ जब मैंने आपकी बात की थी तो आपका भी भूमिका उतना ही महत्वपूर्ण है। जब सरकार और लोग साथ में चलेंगे तभी हम इन योजनाओं को सफल होते हुए देख सकेंगे। अब हम आ चुके हैं इस एपिसोड के एंडिंग में। यह एपिसोड छोटा था क्योंकि बाकी योजनाओं पर हमने ऑलरेडी एपिसोड्स बनाया है और डिटेल में डिस्कस किए हैं। यह आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देने के लिए था। तो इससे आपने क्या सीखा? आपने यह सीखा कि बाल कल्याण योजनाएं भारत के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन पहलों ने शिक्षा, पोषण और डिजिटल लर्निंग तक पहुंच को बेहतर बनाने में बड़ी प्रगति की है, लेकिन कार्यान्वयन, बुनियादी ढांचे और जागरूकता में अब भी कई अंतर बने हुए हैं। कहा जाता है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। यह मलाला यूसुफजई ने कहा था। भारत को यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी नीतियों को लगातार परिष्कृत करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना जैसे कार्यक्रमों ने शिक्षा प्रणाली को बदल दिया है, लेकिन इनके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए सतत प्रतिबद्धता, नवाचार और सहयोग की आवश्यकता है। ज्ञान में किया गया निवेश सबसे अच्छा प्रतिफल देता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे। नीति निर्माताओं, शिक्षकों, अभिभावकों और समुदायों को मिलकर एक समावेशी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना होगा जहां हर बच्चा अपने सपनों को साकार कर सके। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आइए हम इस देश में अपने अपने स्तर पर योगदान दें और एक साक्षर, कुशल और सशक्त पीढ़ी का निर्माण करें जो भारत को उज्जवल भविष्य की ओर ले चले। इसी के साथ हम इस एपिसोड के अंत में आते हैं। आप सुन रहे थे रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की विथ योर होस्ट एंड दोस्त मीठा। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, शिक्षा से अपने आप को सशक्त करो, हर दिन नई सोच से अपने सपने पूरे करो। जब हम मिलकर चले, हर मुश्किल हो आसान, हर एक को मिले अपनी पहचान। अपनी राय जरूर दे हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर और हमारे साथ जुड़े रहे ऐसे ही और चर्चाओं पर बात करने के लिए। धन्यवाद। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो
रेडियो नीड्स 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो नीड्स 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम